राष्ट्रीय आय को निकालने का ये सब अलग अलग मापक है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट और पीसीआई पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें से आज के क्लास में हम लोग जीडीपी के बारे में समझेंगे कि जीडीपी को निकालते कैसे हैं, उसकी गणना कैसे करते हैं और जीडीपी से किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को कैसे मापा जाता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी, किसी भी देश का जीडीपी जितना भी बड़ा होगा तो उससे यह पता चलता है कि उस देश में उत्पादन की उतनी ही क्षमता है। यानी जीडीपी किसी भी देश के इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाती है, आंतरिक क्षमता को बताती है। तो जिस देश में जीडीपी जिस देश का जितना बड़ा होगा उसका उत्पादन करने की क्षमता वहां अधिक होगी और उत्पादन करने की क्षमता जब सबसे ज्यादा अधिक होगी तो दुनिया भर की जो कंपनियां हैं सभी वहां पर आकर उत्पादन करना चाहेंगी, जिससे उस देश को वहां पर रोजगार बढ़ेगा, वहां के सरकार को टैक्स के रूप में सरकार को बेनिफिट मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को की गणना कैसे की जाती है वो हम आज के क्लास में बताते हैं कि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवा के कुल उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो हम चार टर्म है प्रमुख रूप से किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर। पहला टर्म भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, दूसरा टर्म है एक वित्तीय वर्ष में और तीसरा टर्म है अंतिम वस्तु एवं सेवा, अंतिम वस्तु एवं सेवा के कुल उत्पादन के चौथा टर्म है मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि भौगोलिक सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर से यहां तात्पर्य है कि जहां पर उस देश का संप्रभुता हो, जहां पर उसका नियम कानून चलता हो, जहां तक उसका अधिकार हो। भौगोलिक सीमा के अंदर मात्र यही भौगोलिक सीमा जो है इसके अंदर नहीं, बल्कि जहां जहां उसका अधिकार हो, जहां जहां उसका संप्रभुता हो, वहां से होने वाले इनकम को, वहां से होने वाले उत्पादन को जीडीपी में हम लोग जोड़कर गणना करते हैं। तो भौगोलिक सीमा के अंदर, जैसे ये हमने भारत का एक रफ मैप बनाया है, तो अगर हमारे देश के अंदर भौगोलिक सीमा के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय कंपनी या विदेशी कंपनी जब उत्पादन करती है या फिर सरकार, भारत की सरकार उत्पादन करती है या फिर बाजार के द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो उन सभी उत्पादन को जोड़ा जाता है तथा देशी एवं विदेशी कंपनी, सरकार के द्वारा या बाजार के द्वारा, इन सभी के द्वारा अगर देश के सीमा के अंदर में उत्पादन होता है तो उन सबको जीडीपी में जोड़ा जाता है। और क्या है कि एम्बेसी, जो एम्बेसी क्या है, दूतावास, जो कि राजनयिक गतिविधि के लिए एम्बेसी प्रत्येक देश में बनाया जाता है। लेकिन आजकल जो एम्बेसी है वो इंटरनेशनल ट्रेड भी करती है, तो वहां से भी हमको इनकम होता है। तो यहां भी तो हमारा अधिकार है एम्बेसी पर, यहां पर भी तो भारत की संप्रभुता है, तो यहां से होने वाला उत्पादन और इनकम को भी जीडीपी में जोड़ा जाता है। दूसरा है कंसुलेट ऑफिस, कंसुलेट ऑफिस वाणिज्यिक दूतावास। दोस्तों, एम्बेसी जो है सभी देश में एक ही जगह पर होता है, लेकिन कंसुलेट ऑफिस वाणिज्यिक दूतावास किसी भी देश में कई सारे वाणिज्यिक दूतावास लगाए जाते हैं और वहां से भी बिजनेस ट्रेड का किया जाता है और वहां पर से जो इनकम होता है वो भी हम अपने जीडीपी में जोड़ते हैं। जैसे भारत का एम्बेसी अमेरिका में वाशिंगटन में एम्बेसी है, जबकि कंसुलेट ऑफिस वहां पर न्यूयॉर्क में भी है, टेक्सास में भी है, या फिर अमेरिका का जो भारत में एम्बेसी है वो नई दिल्ली में है, जबकि उसका कंसुलेट ऑफिस हैदराबाद में भी है, चेन्नई में भी है, कलकत्ता में भी है, लखनऊ में भी है, मुंबई में भी है। तो वहां से भी जो इनकम होता है उस इनकम को भी हम जीडीपी में जोड़ते हैं। दूसरा है पोलर रीजन। अभी क्या है, पोलर रीजन में भी, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी जो उत्पादन होता है वहां से भी जो इनकम होता है, जैसे कि अभी भारत ने हिमाद्री रिसर्च स्टेशन लॉन्च किया है,
तो वहां से जो इनकम होता है उसको भी जीडीपी में जोड़ते हैं। और क्या है, स्पेस, अंतरिक्ष। अब तो इसरो भी हमको कमा के दे रही है, तो अंतरिक्ष में भी हमको जो इनकम हो रहा है वहां उस इनकम को भी जोड़कर हम लोग जीडीपी में देखते हैं, उसको भी जोड़ते हैं। तो ये हो गया भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में। तो एक वित्तीय वर्ष उस अवधि को कहा जाता है जिस अवधि में आर्थिक गतिविधियों का गणना होता है। तो हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अवधि को एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इस अवधि में जो इन सब जगहों से जो उत्पादन होता है उन सभी उत्पादन को जीडीपी कहा जाता है। अंतिम वस्तु एवं सेवा, अंतिम वस्तु एवं सेवा को समझिए, जैसे कि गेहूं है, गेहूं से हम लोग आटा बनाते हैं, आटा से जैसे बिस्किट बना। अब बिस्किट क्या है, अंतिम वस्तु हो गया। बिस्किट के बाद हम बिस्किट से कोई दूसरा चीज नहीं बना सकते हैं, तो इसके उत्पादन और इस पर जो इनकम होता है उसको हम लोग जीडीपी में जोड़ते हैं। जैसे आटा से हम लोग नूडल्स बनाते हैं, उसको हम जीडीपी में जोड़ते हैं, अंतिम वस्तु को जोड़ते हैं। क्योंकि अगर हम गेहूं के दाम को भी अगर जीडीपी में जोड़ लें और आटा के भी मौद्रिक मूल्य को अगर हम जीडीपी में जोड़ लें, बिस्किट के भी मौद्रिक मूल्य को जोड़ लें, तो गेहूं के मूल्य को भी जोड़ लिए, आटा के मूल्य को भी जोड़ लिए और बिस्किट के भी मूल्य को जोड़ लिए, यानी एक ही चीज का जो है हम लोग मौद्रिक मूल्य का गणना कई बार कर लेंगे। इसलिए जीडीपी में अंतिम वस्तु शब्द आता है, अंतिम वस्तु का गणना करते हैं। तो अंतिम वस्तु वो वस्तु हो गया कि जिसके बाद कोई दूसरा चीज उस वस्तु से ना बनाया जाए। अगर जैसे गेहूं को अगर आप बीज के रूप में खरीदते हैं तो वही अंतिम वस्तु है, तो उस पर जो उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा उसको जीडीपी में जोड़ा जाएगा। या फिर आटा को आप खरीदकर अपने घर में उपयोग करते हैं तो वो आटा ही अंतिम वस्तु हो गया, तो उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा उसको जीडीपी में जोड़ा जाएगा। जैसे आप किसी अपने खेत में आप टमाटर उपजाते हैं या फिर कोई भी खाद्य फसल उपजाते हैं और उसको खेत से निकालकर और सीधे आप उपभोग कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, तो उसका गणना जीडीपी में नहीं होता है। लेकिन अगर उसी को हम मंडी में बेच देते हैं तो वो अंतिम उत्पाद हो जाता है। या फिर टमाटर से अगर सॉस बनता है तो सॉस अंतिम उत्पाद हो गया, तो उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा उसको जीडीपी में जोड़ा जाता है। तो अंतिम वस्तु हम समझते हैं कि समझ गए होंगे। एवं सेवा, सेवा जैसे कि आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप हवाई जहाज से कहीं जाते हैं और उसके लिए जो आप पे करते हैं वो सेवा का चार्ज हो गया। आप ट्रेन से सफर करते हैं, उसके लिए जो आप टिकट का पैसा देते हैं तो आपको क्या करती है, रेलवे सेवा देती है। उसके बदले जो आप मौद्रिक मूल्य देते हैं उसका गणना जीडीपी में जोड़कर किया जाता है। आप बस से जाते हैं, आप ऑटो से जाते हैं, आप सैलून में जाकर बाल कटाते हैं, तो उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसका जीडीपी में गणना होता है। लेकिन हमारे घरों में जब महिलाएं काम करती हैं तो उसके बदले हम लोग कोई पैसा नहीं देते हैं, तो उसका गणना हम जीडीपी में नहीं करते। लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति को रखे हुए घर में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए या फिर किसी भी दूसरी तरह की सेवा करने के लिए, और आप उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं, उसको मौद्रिक मूल्य चुका रहे हैं, तो उस सेवा के मौद्रिक मूल्य का गणना जीडीपी में होगा। तो एक वित्तीय वर्ष में भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत के भौगोलिक सीमा अर्थात जहां जहां भारत का संप्रभुता प्राप्त है, जैसे भारत के अंदर में अगर देशी या विदेशी कंपनी कोई भी जो उत्पादन कर रही है उसको जोड़ लिया जाए, और जो भारत का जो क्षेत्र है ये समुद्री क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। और यहां से भी हमको इनकम होता है, यहां से हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, यहां पर मोती का खेती होता है, यहां पर हम लोग मछली का उत्पादन करते हैं, तो उससे जो इनकम होता है उसको भी हम लोग जोड़ते हैं। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जो होने वाला जो इनकम है उसको भी जोड़ते हैं। यहां से होने वाला एम्बेसी से जो हमको प्राप्त होता है वहां उसको भी जोड़ा जाता है, और कंसुलेट ऑफिस से जो हमको मिलता है उसको भी हम लोग जोड़ते हैं। पोलर रीजन से जो इनकम होता है उसको भी जोड़ते हैं, और स्पेस अंतरिक्ष से जो हमको आमदनी होता है उसको भी जोड़ते हैं। इन सभी के जोड़ को हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल अर्थात कि टोटल, लेकिन इकोनॉमिक भाषा में हम लोग ग्रॉस बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि आप जीडीपी समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी को भी समझेंगे दोस्तों। तो आज तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जीके जंक्शन को। धन्यवाद।